हो गया। यस मैम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा, स्क्रीन स्क्रीन शेयर हुआ। यस मैम। ओके, तो लास्ट दिन एक सम्स हम लोग किए थे, वहां तक कंप्लीट किए थे। सम्स क्या था हम लोगों का, याद है तुम लोग को? कैश बुक बनाना था, ठीक है। इलस्ट्रेशन 5 जो था उसमें कैश बुक करना था एज वेल एज जर्नल एंट्री। और इसका रूल्स मैंने बताया था कि जो कैश रिलेटेड एंट्री होगा वो कैश बुक में आ जाएगा, और बाकी जो बिना कैश वाला एंट्री रहेगा वो जस्ट जर्नल में पोस्ट हो जाएगा। और मैंने ये भी कहा था अगर तुम लोग को दिक्कत होता है सारा एंट्री पास करवा लो रफ में, फिर कैश बुक में कैश बुक का एंट्री दे दो और बचा हुआ एंट्री को फिर फ्रेशली जर्नल में डाल दो। तो क्या तुम लोग इसे प्रैक्टिस किए थे, कॉपी में लिखे थे? नहीं, नहीं ना। प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो कैसे होगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा। ठीक है, टेस्ट लेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, देखो, शेयर इशूड एट डिस्काउंट। शेयर अगर डिस्काउंट पे इशू होगा तो क्या होगा? शेयर्स आर डिस्काउंट पे इशू मतलब क्या होता है? डिस्काउंट पे इशू मतलब नॉमिनल या फिर पर वैल्यू से कम वैल्यू पे। शेयर्स आर रिगार्डेड टू बी इशूड एट डिस्काउंट इफ इशू इज एट एन अमाउंट लेस देन नॉमिनल और पर वैल्यू। द एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू ओवर द इशू प्राइस, मतलब नॉमिनल वैल्यू या फिर पर वैल्यू अगर है ₹10 और अगर हम लोग इशू प्राइस जो है वो है 8, तो एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू, एक्सेस कितना है? ₹2। एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू जो है ओवर द इशू प्राइस, इसे हम लोग डिस्काउंट बोलेंगे। मतलब ₹2 का क्या है? डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पर दिया है, व्हेन शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100 इज इशूड एट 98। नॉमिनल वैल्यू है 100 लेकिन इशू हुआ है 98 पे, तो कितना एक्सेस अमाउंट है नॉमिनल वैल्यू? 2। तो ये 2 जो है ये हो जाएगा हम लोग का डिस्काउंट, या फिर डायरेक्ट तुम लोग 100 माइनस 98 कर सकते हो, उसमें भी तुम लोग को पता चल जाएगा कि डिस्काउंट कितना है। लेकिन मैंने एक चीज बताया था तुम लोग को, बोलो, फर्स्ट क्लास में जब मैंने थ्योरी बताया था तो तुम लोग को एक चीज बताया था कि क्या हम लोग डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हैं? जब फर्स्ट क्लास मैंने करवाया था तो मैंने बोला था कि हम लोग डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और करेंगे तो किन लोगों को करेंगे, बताओ। कुछ तो मैम बता। पहले पहले एक्ट में कर सकते थे, लेकिन ये जो कंपनी एक्ट 2013 आया है उसके हिसाब हम्म। से भी हम डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक 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 केस है जहां पर कर सकते हैं, वो बताओ किन लोगों को कर सकते हैं? मैंने बताया था, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर मतलब क्या होता है? कंसेशनल रेट में एम्प्लॉइज और डायरेक्टर को, इसका कहानी हाँ मैंने बोला था। हाँ देखो, वही चीज है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एक कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी। जो पहले इस ये तो सेकंड यूनिट कर रहे हैं ना, जो फर्स्ट यूनिट था उसमें ये चीज बताया गया था कि हम लोग किसे डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकते हैं। शायद इसी यूनिट में बताया है कि किसे डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकते हैं। वो जो कंपनी के एम्प्लॉयज और डायरेक्टर होते हैं जो अपना खून पसीना एक करते हैं, उन लोगों को स्वेट इक्विटी शेयर दिया जाता है। और ये स्वेट इक्विटी शेयर जो होता है वो डिस्काउंटेड होता है या फिर कंसेशनल रेट में होता है। दस एनी इशू ऑफ शेयर्स डिस्काउंट सेल बी वॉइड। इसके अलावा बाकी सारा वॉइड है। ये कम मतलब जो इम्प्लॉय वगैरह को जो इस एज ए स्वेट इक्विटी शेयर देंगे वही सिर्फ वैलिड है डिस्काउंट के केस में, बाकी किसी भी केस में डिस्काउंट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखो, when a company issued its securities at price more than the face value, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं था डिस्काउंट पे, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, हम करवा देंगे बाद में।
यहाँ पर देखो बोल रहा है कि प्रीमियम पे क्या होगा, प्रीमियम मतलब क्या हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू या फिर पर वैल्यू जो है वो इशू प्राइस से क्या होगा, कम होगा, मतलब इशू प्राइस हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो व्हेन ए कंपनी इश्यूज इट्स सिक्योरिटीज एट ए प्राइस मोर देन फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू या फिर पर वैल्यू से अगर ज्यादा में हम लोग इशू करेंगे, इट इज सेड टू बी इशूड एट अ प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम होता है एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। फेस वैल्यू सिक्योरिटी मतलब शेयर, शेयर का जो फेस वैल्यू होगा उससे जितने ज्यादा पे हम लोग इशू करेंगे उसी प्रीमियम बोलेंगे। इट इज क्वाइट कॉमन फॉर, अब ये देखो ये पता होना चाहिए कि कब हम लोग, जैसे डिस्काउंट तो पता चला किन लोगों को डिस्काउंट पे शेयर इशू करते हैं, लेकिन किन लोग कैसे कौन सा कंपनी प्रीमियम पे इशू कर सकेगी, प्रीमियम पे करने का मतलब हो गया नॉमिनल, मतलब तुम्हारा वैल्यू होना चाहिए, नॉमिनल मतलब जो होना चाहिए 100, लेकिन तुम उसे 120 में बेच रहे हो। लेकिन ये बेचने का तुम हिम्मत इसीलिए रख रहे हो, तुम में कुछ स्पेशलिटी होगा इसीलिए तुम अपना जो प्राइसिंग है वो ज्यादा कर रहे हो। अब कौन कौन कर सकता है, इट इज क्वाइट कॉमन फॉर द फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड वेल मैनेज्ड कंपनी, मैंने बोला है जिन लोग का प्रॉफिट वगैरह ज्यादा होता है, तो या फिर फाइनेंशियली जो स्ट्रांग होते हैं, या फिर वेल मैनेज्ड कंपनी जो है वो अपना शेयर प्रीमियम भी इशू कर सकते हैं, दैट इज एट एन अमाउंट मोर देन द नॉमिनल और पर वैल्यू ऑफ शेयर्स। thus where a share of the nominal value 100 is issued at 105, it is said to have been issued at a premium of 5%, क्योंकि 100 पे 5% लगाओगे तो 5 रुपीज ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो लोग स्ट्रॉन्ग कंपनी होगा, जिन लोग का अच्छा मार्केट चल रहा है, वही लोग चाहे तो अपना वैल्यू बढ़ा सकता है, कोई भी अपना वैल्यू तभी बढ़ाएगा अगर उसका गुडविल क्रिएट होता है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, उसे ज्यादा कस्टमर नहीं चाहिए, वैल्यूएबल कस्टमर चाहिए, तो इस तरह से वो अपना प्राइसिंग क्या कर सकता है, ज्यादा कर सकता है। उसी तरह से कंपनी के केस में भी वैसे ही होगा। When the issue is at premium, the amount of premium may technically be called at any stage of shares capital transaction, मतलब कब मांगा जाए, टेक्निकली बी कॉल्ड मतलब कब हम लोग प्रीमियम का पैसा मांगेंगे। नॉर्मली तो हम लोग को मांगने का क्या क्या स्लॉट है, एप्लीकेशन मांग लो, फिर अलॉटमेंट मांग लो, फिर सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड भी होता है, फर्स्ट सेकेंड फाइनल ये स्लॉट होता है, जिसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये फिक्स्ड होता है। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड भी होता है, फर्स्ट फिर सेकेंड फिर फाइनल, इस तरह से होता है। लेकिन बोला जा रहा है कि प्रीमियम है कब मांगना है, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, या फिर कब मांगना है। तो नॉर्मली देखो प्रीमियम जो है ये हमेशा अलॉटमेंट के साथ मांगा जाएगा, ठीक है। प्रीमियम को हमेशा अलॉटमेंट के साथ मांगा जाएगा। और कभी कभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी कभी हम लोग एप्लीकेशन मनी जो है उसके साथ भी प्रीमियम मांग सकते हैं। नॉर्मली सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है अलॉटमेंट, लेकिन कभी कभी एप्लीकेशन मनी के साथ मांग सकते हैं, लेकिन बाकी सब केस में प्रीमियम मांगा नहीं जाता है, रेयरली मतलब ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन के साथ नहीं मांगेंगे, ऑलवेज किसके साथ मांगेंगे, अलॉटमेंट के साथ, ये फिक्स्ड होता है। कभी कभी एप्लीकेशन के साथ, और बहुत ही कम होता है जो बाकी कुछ के साथ हम लोग उसे कॉल कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन प्रीमियम बताया है, लेकिन ये नहीं स्पेसिफाई किया गया है कि प्रीमियम का पैसा कब मांग रहे हैं, तो तुम लोग एज्यूम करोगे कि अलॉटमेंट, मतलब तुम लोग एंट्री अलॉटमेंट के थ्रू पास करवाओगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि कब मांगा गया प्रीमियम, लेकिन प्रीमियम का बात बोला गया है, तो एंट्री में तुम लोग उसे अलॉटमेंट के थ्रू यूज करोगे। नेक्स्ट देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम, अगर शेयर प्रीमियम में इशू हो रहा है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो एक चीज देखो, प्रीमियम तो प्रॉफिट है ना, तुम 100 का चीज 105 में सेल कर रहे हो, मतलब शेयर होल्डर बना रहे हो, तो फिर 5 रुपीज जो है वो तुम्हारा एक्स्ट्रा है। तो ये देखो ये क्रेडिट होगा, प्रॉफिट है इसीलिए, मतलब प्रॉफिट नहीं मतलब एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है इसीलिए क्रेडिट होगा। और मैंने प्रॉफिट इसलिए बोला क्योंकि क्रेडिट क्या क्या हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है तो हम लोग का जो रूल्स है उसके हिसाब से ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है, टू ए सेपरेट अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कहाँ क्रेडिट करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बोल के जो अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे वहां पर प्रीमियम का पैसा क्रेडिट करना है।
बिकॉज इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं, शेयर कैपिटल का पार्ट सिर्फ और सिर्फ 100 है, और ये जो एक्स्ट्रा 100 के साथ जो 5 है ये प्रीमियम है, इसीलिए इसका पैसा अलग दिखाएंगे। यानी कैपिटल में कितना जाएगा, कैपिटल में जाएगा 100, और 5 जो है वो चला जाएगा प्रीमियम, जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम। रैदर इट रिप्रेजेंट ए गेन ऑफ कैपिटल नेचर टू द कंपनी। ये क्या है, कंपनी का एक कैपिटल गेन है। ये कंपनी का कैपिटल गेन इसलिए होता है, कैपिटल गेन मतलब जो डे टू डे बेसिस में हम लोग को नहीं मिलता है, जो रेवेन्यू नहीं होता है। तुम लोग एक बार मेरे पास पढ़े हो कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट, या फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और रेवेन्यू का मतलब जो डे टू डे होता है, और कैपिटल का मतलब होता है जो डे टू डे बेसिस पे नहीं होता है, रेयरली होता है, उसे हम लोग बोलते हैं। बार बार। हाँ देख रहे हैं, एक मिनट। ओ निबिर प्रियांशु, হ্যালো, নিবিড় আর প্রিয়াংশু, শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতেই পারিনি। ठीक है, देखो तो यहाँ पर क्या दिया है, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का बात बता दिया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो होता है ये वन टाइप ऑफ कैपिटल गेन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो बीइंग ए क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज सोन अंडर द हेडिंग। अच्छा, अब जो बैलेंस शीट है वहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ दिखाया जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंदर। रिजर्व एंड सरप्लस मैंने बताया था क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, कंपनी का प्रॉफिट दिखाते हैं। एक्चुअली तुम लोग जब फाइनल अकाउंट्स करते हो 11 12 में, 11 में बेसिकली होता है, तो तुम लोग कैपिटल के साथ क्या करते हो, ऐड नेट प्रॉफिट करते हो। ये सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अलाउड है कि डायरेक्ट कैपिटल के साथ प्रॉफिट को ऐड कर दो, ड्रॉइंग्स को लेस कर दो, लॉस को लेस कर दो, और एडिशनल कैपिटल डाल रहे हो तो ऐड कर दो, पूरा कैपिटल में ही उसे एडजस्ट कर दो। लेकिन कंपनी में क्या होता है ना, कोई एक ओनर नहीं होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर अलग अलग लोग हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी। तो उसमें हम लोग डायरेक्टली जो प्रॉफिट है उसे ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग को क्या करना है, उस प्रॉफिट को हम लोग को अलग हेड में दिखाना चाहिए, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। इसीलिए रिजर्व सरप्लस के अंडर में प्रॉफिट दिखाया जाता है, और ये जो प्रीमियम वाला पैसा है इसे भी हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में दिखाएंगे। और ये रिजर्व एंड सरप्लस जो है ये शेयर होल्डर फंड के हेड में आता है। मतलब अभी नया जो बैलेंस शीट है उसमें सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखना पड़ता है, उसके बाद लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, एंड नीचे आता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये है मेन, उसके बाद ये हेड, फिर ये सब हेड। शेयर कैपिटल के अंदर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसे अलग नोट्स टू अकाउंट्स करना पड़ता है, एंड रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सारा रिजर्व और सरप्लस हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में बी यूज्ड बाय द कंपनी। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो है वो कंपनी यूज कर सकता है, मतलब एक्स्ट्रा जो 5 रुपीज कंपनी के पास आ चुका है वो कंपनी यूज कर सकता है। लेकिन कहाँ कहाँ यूज कर सकता है, देखो कहाँ कहाँ यूज कर सकता है, ये 5 पॉइंट बताया। पहला जो है बोनस शेयर इशू करने के लिए, देखो क्या लिखा हुआ है, टुवर्ड्स इशू ऑफ एन अनइशूड शेयर ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू मेंबर ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस सिक्योरिटीज। ये पूरे बात का मतलब ये है कि तुम्हें बोनस शेयर का मतलब होता है फ्री में शेयर देना। बोनस शेयर का मतलब होता है तुम्हें उस शेयर होल्डर बनने के लिए कुछ पैसा वगैरह देने का जरूरत नहीं, लेकिन बोनस शेयर उसी शेयर होल्डर को इशू किया जाता है जिसका शेयर का पूरा पैसा क्लियर रहेगा, मतलब जितना तक कॉल किया गया है पूरा पैसा क्लियर रहेगा, और पार्टली पेड शेयर पे होता नहीं है। इसीलिए कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करना चाहती है तो अगर आधा अधूरा, जैसे मान लो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी मांग चुकी है, अलॉटमेंट मांग चुकी है,
अब सिर्फ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल एक साथ मांगना बाकी है, तो ये पहले कॉल करना पड़ेगा कंपनी को और पूरे शेयर को फुल्ली पेड बनाना पड़ेगा। पार्टली पेड शेयर पे बोनस इशू नहीं हो सकता है। तो अगर कंपनी को बोनस इशू करना है तो जितने भी पार्टली पेड शेयर है उसे फुल्ली पेड करना पड़ेगा, तो ये भी कॉल करना पड़ेगा। और जो लोग पैसा दे देगा, यानी जिन लोगों का शेयर फुल्ली पेड हो जाएगा, उन लोगों को कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकता है। और बोनस शेयर जो है वो फ्री में इशू किया जाता है। इसीलिए बोनस शेयर इशू करने से एक्चुअली एंट्री इस तरह से होता है। नॉर्मली शेयर इशू का एंट्री तो पहला एंट्री ये होता है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। लेकिन जब हम लोग बोनस शेयर इशू करते हैं तो कोई भी बैंक हम लोग का डेबिट नहीं होता है, फ्री में दे रहे हैं ना, तो पैसा तो आएगा नहीं। इसीलिए हम लोग फ्री में जब देते हैं तो इस तरह से नहीं होता है, मतलब रिजर्व सरप्लस यूज होता है और उसका एक सीक्वेंस होता है। जैसे मान लो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर रहे हो, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब तुम अपना प्रॉफिट थोड़ा सा क्या कर रहे हो, लॉस कर रहे हो फ्री में शेयर इशू करने के लिए, टू बोनस शेयर होल्डर। इस तरह से एंट्री होता है। जो भी हो, ये इंटर में करवाया जाता है। बोनस शेयर वाला जो टॉपिक होता है, मैंने थोड़ा सा यहाँ तुम लोग को बताया कि बोनस शेयर जब इशू किया जाता है, फ्री में किया जाता है तो पैसा नहीं मिलता है। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट वगैरह होता है उसे यूज करते हैं। इसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हम लास्ट दिन भी आया था ये वाला वर्ड। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है मतलब बिजनेस स्टार्ट करने का जो पहला पहला खर्चा, ठीक है। जैसे प्री स्कूल होता है, वैसे ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी स्टार्टिंग के पहले का जो भी खर्चा, लीगल खर्चा हो चाहे एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस हो, ये सबको हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद बोला है कि टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ। इसके अलावा क्या क्या चीज में हम लोग यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पर बोला है कि एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड। कुछ एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं, कमीशन पे करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं, या फिर डिस्काउंट देने के लिए हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं ऑन एनी ऑफ द सिक्योरिटीज और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। कि कोई कंपनी अगर अपना कोई भी सिक्योरिटी या फिर डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर मतलब जब कंपनी पब्लिक से लोन लेती है, तो चाहे वो शेयर हो चाहे वो डिवेंचर हो, दोनों ही इशू करने के टाइम पे डिस्काउंट, कमीशन अंडर राइटर को दिया जाता है, या फिर कुछ भी एक्सपेंस वगैरह होता है उससे राइट ऑफ करने के लिए हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हैं। ये हुआ थर्ड नंबर। फोर्थ देखो, टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। लास्ट दिन हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर का सारा टाइप्स पढ़ा था। रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब कौन सा होता है बताओ, रिडेमेबल मतलब कौन सा था बताओ। रिडीम मतलब तो कैंसिल, बताओ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अरे ये तो लैंग्वेज से ही पता चलता है। हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है तुम लोग को? हेलो, अरे नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। सुनाई दे रहा है क्या? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा হ্যাঁ है। দিচ্ছে हाँ, দিচ্ছে 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 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। रिडीमेबल मतलब जिसे हम लोग रिडीम कर सकते हैं, जो एक टर्म एंड कंडीशन के अंदर रहेगा, जैसे 5 साल 7 साल इस तरह से। इरिडीमेबल मतलब क्या था, जो जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं था कब कैंसिल होगा, या फिर 20 ईयर्स। और उसमें ये भी बताया था मैंने कि 20 ईयर्स में, 20 ईयर्स के लिए कोई चाहे तो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है। एक रूल्स है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, उसका लिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी हो, तो ये देखो, जो प्रीमियम जो है, टू प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन का टाइम आ गया, यानी कैंसिल, रीपे करने का टाइम आ गया। लेकिन जब रीपे कर रहे हो तो एक्स्ट्रा के साथ रीपे कर रहे हो। सपोज 100 रुपीज लिए थे किसी से, उसे 110 लौटा रहे हो, तो उसे बोला जाता है प्रीमियम। और ये क्यों लौटा रहे, वो स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है कि हम लोग जो इशू कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर, क्या वो रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा या पार पे होगा या डिस्काउंट पे होगा, इस तरह से होता है। सेम लाइक डिबेंचर के लिए भी होता है। तो जब हम लोग डिबेंचर या फिर जो
प्रेफरेंस शेयर है, इसे जब हम लोग रिडीम करते हैं तो हम लोग कौन सा प्रीमियम यूज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और उसके बाद देखो फॉर द परचेज ऑफ ओन शेयर और अदर सिक्योरिटीज, ये कैसा बात है, देखो ओन शेयर मतलब कंपनी खुद ही खुद का शेयर खरीदती है, इसका जो टॉपिक है इसका नाम होता है बाई बैक, बाई बैक होता है, ठीक है। कंपनी अपना शेयर खुद खरीद लेती है, ये इसका एक रीजन हम बता सकते हैं कंपनी अपना शेयर क्यों खरीदती है। अगर जैसे मान लो मोर देन 50% शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर पास खुद के पास रहना चाहिए, प्रोमोटर के पास, नहीं तो कोई और ओनर बच जाएगा। अगर कंपनी का ऐसा लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा हो जा रहा है, मतलब शेयर का जो होल्डिंग है वो 51% से कम होते जा रहा है, ऐसा अगर लगता है तो कंपनी क्या करती है, अपना शेयर खरीद लेती है। और एक चीज भी होता है, बाईबैक करने से क्या होता है, शेयर का प्राइस जो है बढ़ जाता है, सिंपल सा बात है। जैसी कंपनी बायबैक करेगी वैसे नंबर ऑफ होल्डर कम हो जाएगा, और जैसे टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ होल्डर कम हो जाएगा। जैसे मान लो पहले 100 रुपीज का कैपिटल था और 10 शेयर होल्डर थे, एक एक शेयर का दाम 10 हो जाएगा। कैपिटल अब 100 ही है, लेकिन कंपनी बायबैक कर ली, 10 शेयर होल्डर से क्या करी, शेयर को खरीद ली, उसमें से 2 जन अपना शेयर बेच दिया, ठीक है, तो कंपनी के पास आ गया होल्डिंग, तो अब ये होल्डर कितना हो जाएगा, 8। तो 8 होल्डर कम हो गया, जैसे ही डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा वैसे ही इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ये देखो 12 रुपीज समथिंग हो जाएगा। तो कंपनी अपना जो शेयर का वैल्यू है मार्केट में रेस करने के लिए भी बायबैक करती है। जो भी हो बायबैक, ये भी एक इंटर में ही ये टॉपिक तुम लोग को डिटेल्स में मिलेगा, लेकिन ये था ना परचेज ऑफ ओन शेयर, इसीलिए मैंने बता दिया। जब हम कंपनी खुद का शेयर खुद खरीदती है तो पैसा होना चाहिए ना, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो यूज करती है, या फिर कोई भी अदर सिक्योरिटीज जब खुद खरीद रही है, दैट इज बायबैक। अच्छा, उसके बाद देखो, इट मे बी नोटेड दैट सर्टेन class of companies as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 whose financial statements comply with the accounting standards prescribed for them can't apply the securities premium account for the purpose of B and D mentioned above। तो B and D में क्या पॉइंट था, देखो राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, और डी पॉइंट में जो था डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम में रिडेम्पशन करने के लिए कुछ ऐसा कंपनी है जो अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम को ये बी और ये डी पॉइंट के लिए यूज नहीं कर सकता है। कौन सा कंपनी है उसका लिस्ट हम लोग को मिल जाएगा सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में मिल जाएगा कि हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड फॉर देम कांट अप्लाई द सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है ये दोनों काम के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है, उसका लिस्ट हम लोग को मिलेगा सेक्शन 133 में। अब प्रीमियम जब हम लोग कॉल करेंगे विथ एप्लीकेशन मनी तो क्या एंट्री होगा, एप्लीकेशन के टाइम पे ही अगर कोई प्रीमियम भर दे रहा है तो एप्लीकेशन में सबसे पहले पैसा मिल जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और यहाँ पर देखो ये तो मिल गया हम लोग को पैसा। अब पैसा जब देगा कोई तो ऐसा थोड़ी बोलेगा ये लो ये प्रीमियम का पैसा, ये लो ये कैपिटल का पैसा। जब दुकान में जाके तुम लोग कुछ भी खरीदते हो, मान लो एक कैलकुलेटर खरीद लिए, एक पेन खरीद लिए, एक चॉकलेट खरीद लिए, तो दुकानदार का ऐसे करके थोड़ी पैसा देगा, ये लो कैलकुलेटर का पैसा, ये लो पेन का पैसा, ये लो चॉकलेट का पैसा, ये लो कॉपी का पैसा, ऐसा नहीं देते हम लोग, टोटल देते हैं ना। अगर दुकान में जाके 4-5 तरह का सब्जी खरीद के ला रहे हो तो थोड़ी एक एक सब्जी के लिए अलग अलग पैसा देने वाले हो, या फिर लैपटॉप खरीद रहे हो, फोन खरीद रहे हो, एक ही साथ दोगे अगर एक शॉप से खरीद रहे हो। उसी तरह से जब कंपनी को पैसा दिया जाता है तो वो कभी जो पे करेगा वो ऐसा नहीं बोलेगा ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का है, ये कैपिटल का है, वो टोटल पैसा दे देगा। इसीलिए जब कंपनी भी रिसीव करेगी तो टोटल करेगी। जब बैंक डेबिट होता है ना तो कभी भी हम लोग को ये सोचने का जरूरत नहीं है कि कितना पैसा एप्लीकेशन का है कितना प्रीमियम का है। जब हम लोग पैसा ले रहे हैं, लेकिन लेने के बाद हम लोग को ये देखना है कि कितना हम लोग को प्रीमियम में देना है और कितना हम लोग को कैपिटल में रखना है, ठीक है। जैसे बाजार से खाने का भी सामान लेके आए और पढ़ाई का भी लेके आए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि किचन में ले जाके पढ़ाई का सामान रख दिया या फिर अपने जहां पर पढ़ते हो वहां पर ले जाके किचन का सामान रख दिया, वैसे तो नहीं करोगे ना, अलग अलग रखोगे। उसी तरह से लेकिन जब लाने जा रहे हो पैसा तो एक ही जगह पे लेके जाओगे। ऐसा तो नहीं है कि ये मम्मी ने बोला है किचन का सामान ये सब लाने तो ये अलग करेंगे, ये मेरा है तो ये अलग, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह से देखो जब कंपनी को पैसा मिलेगा तो कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करेगी, पूरा पैसा मिल गया, और मिलने के बाद कंपनी सोचेगी कि इसमें से मेरा कितना कैपिटल का था और कितना प्रीमियम का। तो जब ट्रांसफर होगा, ये देखो जब ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। जब ट्रांसफर करना है तब तुम्हें सोचना है, जब तुम घर पे ले आके सारा चीज अरेंज करोगे तब तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम क्या करोगे, किस तरह से
उसे अरेंज करोगे। तो पहले पैसा जब मिलेगा तब हम लोग को कभी नहीं सोचना चाहिए किस चीज का पैसा है, पैसा पैसा ही होता है। ना तो वो नोट में लिख के देगा कि ये सिक्योरिटीज का है, ये कैपिटल का है, वो जस्ट हम लोगों को पे कर देगा। और अगर प्रीमियम अलॉटमेंट पे लिया जाता है तो एंट्री थोड़ा चेंज होगा। क्यों? उसका रीजन ये है, एप्लीकेशन में पहले रिसिप्ट और फिर होता है ट्रांसफर, लेकिन बाकी सारे में पहले होता है ड्यू, फिर होता है रिसिप्ट प्लस ट्रांसफर एक ही साथ हो जाता है। तो पहले ड्यू किया गया है, देखो तो ड्यू में हम लोग क्या करते थे, शेयर अलॉटमेंट, टू क्या करते थे, शेयर कैपिटल। लेकिन अब हम लोग ड्यू इस तरह से करेंगे कि अलॉटमेंट में हम लोग को जो भी मिलेगा उसका एक हिस्सा कैपिटल में भेज देंगे और एक हिस्सा प्रीमियम में भेज देंगे। और जब पैसा मिलेगा, मैंने बोला ना जब पैसा मिलेगा तब ये नहीं सोचना है कि कौन सा किस चीज का पैसा, जब पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल मिल गया, टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि पहले से ही हम लोगों ने अलग कर दिया। अब देखो शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट, दोनों न्यूट्रल हो गया, कैंसिल, तो बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो नेट एंट्री तो वही आ जाता है। हम लोग को नेट एंट्री करना नहीं है, जस्ट हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि इससे क्या हुआ, हमारा पैसा दो जगह में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया कि कितना प्रीमियम में जाना चाहिए, कितना कैपिटल में जाना चाहिए, और वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के दिए हुए अमाउंट के ऊपर। अब आया क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 6। तो इलास्ट्रेशन 6 देखो क्या बोला है। ऑन 1 अक्टूबर 2017 Pioneer Equipment Limited received application for 2,50,000 equity share of 100 each to be issued at a premium of 25% payable as। प्रीमियम कितना है 25%, शेयर का वैल्यू कितना है ₹100, एट द रेट ऑफ 25% प्रीमियम पे है शेयर, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 75। तो कोई मुझे बताएगा कि ये जो इंक्लूडिंग प्रीमियम है इसका वैल्यू कितना है? मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि अलॉटमेंट में ही प्रीमियम का पैसा मांगा गया है क्योंकि ये स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन प्रीमियम का वैल्यू बताओ कितना है? हमेशा तो नॉमिनल वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है। अभी तो मैंने दिखाया था वहां पर 5%, इस तरह से एक एग्जाम्पल लिया था जहां पर हम लोग थियोरिटिकल पढ़ रहे थे। हम 25 प्रीमियम है इसमें। हाँ 25 प्रीमियम है, तो ये इंक्लूडिंग है, मतलब 50 75 का, allotment है, 25 प्रीमियम है। हाँ 50 अलॉटमेंट हो जाएगा और 25 हो जाएगा प्रीमियम। 100 रुपीज के ऊपर 25% कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, 25 प्रीमियम। और बता ही तो दिया है कि 25% प्रीमियम है 25, और इसमें इंक्लूडिंग है तो इसको मैंने अलग कर लिया। अलॉटमेंट का कितना है 50 और प्रीमियम का कितना है 25। इसका मतलब जब हम लोग ट्रांसफर एंट्री करेंगे तो मतलब जब ड्यू एंट्री होगा फर्स्ट में क्योंकि अलॉटमेंट में मांगा गया है, तो ड्यू एंट्री करेंगे तो हम लोग को ये पता चल जाएगा ये कैपिटल वाला अमाउंट है और ये प्रीमियम वाला अमाउंट है। और बैलेंस अमाउंट जो है वो जब जरूरत होगा तब हम लोग कॉल करेंगे। तो बैलेंस अमाउंट कितना होगा ये भी बताओ, बैलेंस अमाउंट कितना होगा बताओ, बैलेंस अमाउंट कितना होगा, आराम से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ बैलेंस अमाउंट कितना होगा। मैम कौन सा अमाउंट? बैलेंस, बैलेंस ये वाला बैलेंस अमाउंट ऑन शेयर्स नहीं दिया हुआ है ना ये। मैम 25 होगा ना? हाँ 25 होगा। बैलेंस मतलब कैसे, दो तरह से कैलकुलेट कर। अगर शेयर का प्राइस 125 ले रहे हो क्योंकि 100 पे 25 प्रीमियम है, अगर प्रीमियम के साथ ले रहे हो तो इसमें से एप्लीकेशन में कितना चला जाएगा 25, अलॉटमेंट पे कितना चला जाएगा 75, बिकॉज मैंने 125 के साथ लिया है तो फिर बचा कितना 25। या फिर 100 से ले लो, अगर 100 मान के कर रहे हो विदाउट प्रीमियम कर रहे हो तो एप्लीकेशन में 25, अलॉटमेंट में फिर ये वाला लेना पड़ेगा 50, तो भी कितना आ जाएगा 25। कैसे भी लो, बैलेंस मतलब और जितना बचा हुआ है। तो एक शेयर का वैल्यू अगर 125 है इंक्लूडिंग प्रीमियम तो माइनस भी प्रीमियम के साथ करेंगे और अगर विदाउट प्रीमियम मानेंगे तो हम लोग नॉर्मल माइनस करेंगे। तो ये पता चल जाएगा कि बैलेंस हम लोग को और कितना कॉल करना है। द शेयर्स वेयर अलॉटेड बाय द कंपनी ऑन October 20
2017 20 अक्टूबर 2017 को कंपनी अलॉटमेंट कर रही है सारे शेयर्स का, एंड द अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन अक्टूबर 31 2017, और जो रिसीव हुआ है वो 31 2017। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विथ इशू ऑफ शेयर्स। बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन एंट्री पास करवाओ, तो तुम लोग कॉपी में करो इसे और मुझे बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होगा। फर्स्ट एंट्री हम लोग को फर्स्ट क्या मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बताओ अमाउंट क्या होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पहले भरना पड़ेगा, ठीक है। अमाउंट कितना होगा, करो कैलकुलेशन करो तुम लोग, बताओ मुझे अमाउंट कितना होगा। मैम 62,50,000। हाँ 62,50,000, 2,50,000 का इक्विटी शेयर है और 25 जो है हमारा एप्लीकेशन मनी है, तो ये दोनों को इंटू करो तो यही वाला अमाउंट आएगा 62,50,000। अब देखो हम दिखा देते हैं विथ नरेशन एंड डेट किस तरह से लिखा हुआ है। ये देखो इस तरह से लिखना है, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम। ये देखो 1 अक्टूबर मैंने इस तरह से लिखा है, उन लोगों ने लिखा है 1 अक्टूबर। तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पर क्या किया, 30 यहाँ ऊपर लिख दिया, इसका मतलब ये 3 0 को छोड़ के ये लोग कर रहे हैं, तो 6250 लिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना है तुम लोग को, बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर 2,50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 25। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर। ये तो पैसा मिल गया, अब ट्रांसफर। अब ट्रांसफर कौन से डेट पे होगा, जिस दिन अलॉटमेंट हो रहा है, तो 20 अक्टूबर को। जिस दिन अलॉटमेंट करने का कंपनी सोच लेगा कि हम इतने शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट देंगे, उसी दिन वो पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होता है। देखो 20 अक्टूबर को ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसका रिवर्स एंट्री डालेंगे, तो रिवर्स एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल में ही तो ट्रांसफर करना है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर। अब ये देखो ये एंट्री ही ट्रांसफर का होता है, इसलिए हम बार बार ट्रांसफर वाला लैंग्वेज यूज करते हैं। ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी को हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया कब, जब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अलॉटमेंट दे देंगे 2.5 लाख शेयर होल्डर को। कहां पर ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल में। और अलॉटमेंट कब देंगे, 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर को ही हम लोग ड्यू करेंगे कि अलॉटमेंट में हम लोग को कितना मिलेगा। तो तुम लोग मुझे बताओ अलॉटमेंट में अलॉटमेंट कितना मिलेगा, क्या एंट्री होगा, अलॉटमेंट का एंट्री बताओ। ये रहा क्वेश्चन, अलॉटमेंट का एंट्री बताओ। पहले ड्यू एंट्री क्या होता है, अलॉटमेंट में ड्यू एंट्री होता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। ड्यू मतलब मुझे कितना मिलना चाहिए, ये ड्रीम मतलब सपना है कंपनी का, मुझे इतना मिलेगा। और जब मिलेगा तो वो पैसा मुझे दो जगह भेजना है, बिकॉज एक 50 और एक 25 दो हिस्से में बढ़ जाएगा। तो ये 50 जो है टुवर्ड्स कैपिटल और ये जो है टुवर्ड्स प्रीमियम, तो कैपिटल भी क्रेडिट होता है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा, 25, और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 50। तो यहाँ पर टोटल देखो डेबिट क्रेडिट भी टैली करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 75। तो ये 75 इन टू करना है हम लोगों को नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 2.5 लाख। मैम ये 1,87,50,000। 75 इंटू, हाँ 1 करोड़ 87,50,000 इस तरह से होगा। ये देखो ये हम लोग एंट्री टैली कर लेते हैं इन लोग के साथ। ये देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तुम लोग इंटू करोगे तो तुम लोग को ये अमाउंट मिल जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये हम लोग ड्यू किए। सारा इंटू करोगे और जीरो जैसे 30 मतलब 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये वाला ही वैल्यू तुम लोग को मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि इसी तरह से लिखना, तुम लोग चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब पैसा मिलेगा, पैसा कब मिला उसका डेट ये देखो,
पैसा मिला है 31 अक्टूबर को, तो जब पैसा मिलेगा तो उसका एंट्री क्या होगा? पैसा मिलने से ऑब्वियसली बैंक डेबिट होता है, कंपनी है, कैश का तो कुछ ट्रांजैक्शन नहीं करता ये लोग, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अब अगर पूरा ही पैसा मिल गया तो ये पूरा मिल जाएगा, ये जितना हम लोगों ने सोचा था मिलेगा। तो 18750 अगर हम लोग उन लोग के हिसाब से लिखते हैं। 2 अब क्लोज किसे करें? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो ये हम लोगों ने सोचा था। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 18750 बीइंग अमाउंट रिसिप्ट, ये अमाउंट रिसिप्ट हो गया। और डेट देना है ये वाला जो यहाँ पर है 31 अक्टूबर 2017। अब देखो यही लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। बीइंग, ये बीइंग से नहीं लिखा है, मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम कंसिक्वेंट अपॉन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में जितना पैसा मिलना चाहिए था पूरा का पूरा पैसा मिल गया। तो सिंपल था, बस यहाँ पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो पॉइंट पढ़ा वो है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा किस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना चाहिए और किस तरह से एंट्री पास करवाना चाहिए। और देखो यहाँ पर एक बता भी दिया है कैसे प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे, हमेशा नॉमिनल वैल्यू या पर वैल्यू या फेस वैल्यू जो भी बोलो उस पर कैलकुलेट होता है। तो ये 25 हो गया। और ये देखो अलॉटमेंट में इस तरह से इन लोगों ने कैलकुलेट करके दिखाया कि कितना हो, जो भी हो ये कैलकुलेट हम लोगों ने ऐसे ही सीखा। अब ये जो है ये बहुत अच्छी तरह से सुनो समझो, नहीं तो नहीं कर पाओगे, जो है प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। अगर प्रो राटा कब होता है? जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब हम लोगों ने जितना एप्लीकेशन, मतलब जितना सोचा था एप्लीकेशन जमा होगा उससे ज्यादा हो गया है, मतलब इशू जो सोचे थे जितना सब्सक्राइब करवाना था उससे ज्यादा सब्सक्राइब हो गया। Over subscription is the application money received for more than number of shares offered to the public by a company. कंपनी जितना ऑफर करना चाह रही थी उससे ज्यादा सब्सक्राइब हो गया। इट यूजुअली ऑकर्स इन द केस ऑफ गुड इशू एंड डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स लाइक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द कंपनी। ये क्यों होता है? ये इसलिए हो जाता है कि अगर जो इशू हो रहा है वो एक अच्छा, मतलब प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, या फिर इन्वेस्टर को कंपनी पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, या फिर कंपनी जिस तरह का प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती है उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा है, या फिर कंपनी का भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, प्राइसिंग ऑफ द इशू, ये से मतलब अगर प्राइस जो है, इशू प्राइस जो है वो अगर कम है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीद सकते हैं, ठीक है। मतलब उतना भी ज्यादा नहीं है, प्रीमियम वगैरह में नहीं है, तो भी कम बहुत सारे पब्लिक खरीद सकते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। when the shares are oversubscribed the company cannot satisfy all the part applicants, मतलब इतना ज्यादा एप्लीकेशंस आ चुका है लेकिन हम लोग के पास उतना अलॉटमेंट देने का पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट तो फिक्स्ड होता है पहले से, जितना हम लोग इशू करना चाह रहे हैं उतना ही अलॉट कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, ओवर सब्सक्राइब्ड अगर हो जाएगा तो सबको तो अलॉटमेंट देना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स दैट ए डिसीजन इज टू बी मेड ऑन हाउ द शेयर्स आर गोइंग टू बी अलॉटेड। तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग अलॉटमेंट दे। तो किस तरह से कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है? कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है, या तो एक्स्ट्रा जो भी पैसा है उसे रिफंड कर दो, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोराटा। अब ये प्रोराटा क्या है देखो यहाँ पर क्या बोला, शेयर्स कैन बी अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स बाय ए कंपनी इन मैनर इट थिंक्स प्रॉपर, जैसे कंपनी को सही लगे वो कर सकती है। द कंपनी में रिजेक्ट सम एप्लीकेंट्स इन फुल, दैट इज नो शेयर्स आर अलॉटेड टू सम एप्लीकेंट्स एंड एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड। मतलब एक्स्ट्रा जो भी आ गया, सपोज उसे 60,000 लोगों को लेना है लेकिन 70,000 का एप्लीकेशन आ चुका है, तो 10,000 जो भी एक्स्ट्रा है उनका पैसा वो रिफंड कर देगी, ये हो सकता है। या फिर नॉर्मली ये कैसे किया जाता है, मल्टीपल एप्लीकेशंस बाय द सेम पर्सन्स आर नॉट कंसीडर्ड, जो मतलब एक जन अगर मल्टीपल बार अप्लाई कर चुका है तो उसका कैंसिल कर देता है। अलॉटमेंट में बी गिवन टू द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स इन फुल, दैट इज फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड फॉर। और अलॉटमेंट उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो लोग क्या किए, जो लोग मतलब मल्टीपल बार अप्लाई नहीं किए, ठीक है, तो उन लोग को फुल्ली अलॉटमेंट दिया जाएगा। या फिर एक ऑल्टरनेटिव जो होता है वो होता है प्रोराटा। अब प्रोराटा का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि कंपनी ने पब्लिक को 10,000 शेयर्स मतलब सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर किया था, कंपनी को एप्लीकेशन आ गया 12,000। इफ द शेयर्स आर टू बी अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स आर टू बी अलॉटेड 10,000 शेयर्स। 12,000 जो एप्लीकेशन है उन लोगों को 10,000 का अलॉटमेंट दिया जाएगा, यानी कौन से रेशियो में, 6:5। कैसे हो गया ये देखो, 12,000 is to 10,000। इसका मतलब ये है कि
6:5 का मतलब ये होता है कि एनी एप्लीकेंट्स हु हैज अप्लाइड फॉर 6 शेयर्स विल बी अलॉटेड 5 शेयर्स। मतलब अगर कंपनी प्रोराटा कर रही है तो अगर हम लोग 6 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे, अगर हम लोगों ने 6 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया लेकिन हम लोग को अलॉटमेंट 5 ही शेयर का मिलेगा, ठीक है, 6 शेयर का मिलना चाहिए लेकिन 5 ही शेयर का मिलेगा, तो क्या इसमें हम लोग का लॉस है? नहीं, हम लोग का वो 1 शेयर का पैसा जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा है वो कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग के साथ वो एडजस्ट कर लेगी। इसका जब कंप्लीट एग्जाम्पल आएगा तो तुम लोग और भी अच्छे तरह से समझ जाओगे। बस ये समझो अभी कि अगर हम लोग 6 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो हम लोग को 5 ही शेयर का अलॉटमेंट मिलेगा, लेकिन 1 शेयर का जो पैसा कंपनी के पास बचा हुआ है वो पैसा कंपनी नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेगी। अब देखो क्या है, अंडर प्रोराटा अलॉटमेंट द, ये देखो वही बोला है, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स। तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेगी, उसके बाद भी बच जाता है तो कॉल्स पे एडजस्ट करेगी, और उसके बाद भी अगर बच जाता है तो रिफंड करना पड़ेगा। सरप्लस मनी आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट अगेंस्ट फ्यूचर कॉल्स इज रिटर्न टू द एप्लीकेंट। मतलब एप्लीकेशन पे जो 1 शेयर का पैसा ज्यादा मिला था उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लिया, कॉल के साथ एडजस्ट कर लिया, फिर भी अगर बच जाता है तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मतलब ऐसे कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कर देना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा पैसा है वो। द एप्लीकेंट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द अलॉटमेंट प्रोसीड्योर थ्रू ए एडवर्टाइजमेंट इन ए लीडिंग न्यूज़पेपर। और एप्लीकेंट्स को कैसे पता चलेगा कि किस तरह से उन लोग का अलॉटमेंट होने वाला है, उसके लिए एक लीडिंग मतलब जो पॉपुलर न्यूज़पेपर है उस पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रोसीड्योर बताना पड़ेगा कि हम लोग इस तरह से अलॉटमेंट का जो है वो करेंगे, प्रोराटा कर रहे हैं या फिर रिफंड कर रहे हैं, उसका डिटेल्स बताना पड़ेगा। When there is a pro rata allotment, the total application money paid by any applicant paid by an applicant is more than the exact amount due on application। वही होता है जैसे मैंने बताया कि 1 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा हो गया। The excess amount is treated as an advance against allotment or any other future call। तो इसे हम लोग ये मान लेंगे कि तुमने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया, मैंने तुम्हें 5 अलॉटमेंट दिया, 5 शेयर का अलॉटमेंट दे दिया, जबकि तुम्हें 6 शेयर का अलॉटमेंट मिलना चाहिए। तो 1 शेयर का जो पैसा मैंने तुमसे बेसी लेके रखा है लेकिन उसका अलॉटमेंट नहीं दिया, वो पैसा जब अलॉटमेंट के टाइम मुझे पैसे का जरूरत होगा तो हम उसके साथ उसे क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो तुम्हें उतना पैसा एडजस्ट करने के बाद अलॉटमेंट का पैसा बाकी पे करना पड़ेगा, अगर बाकी नहीं बचेगा तो फिर जो एक्स्ट्रा अगर चाहिए तो फिर तुम तब मुझे पे कर देना। The net amount due on allotment or any other call is the difference between the amount due on allotment or any other calls and excess amount received in application। तो net amount जो due होगा allotment में और कोई भी और अदर कॉल्स जो होगा उसमें अगर ड्यू होगा वो डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी अदर कॉल्स। तो ये मतलब ये बोलना चाह रहा है, देखो सपोज एक शेयर का वैल्यू है 10, ठीक है, एप्लीकेशन पे देना है 2, अलॉटमेंट पे देना है 3 और कॉल पे देना है 5, ठीक है। तो एप्लीकेशन ये देखो 3 to 5 10 हो गया। अब एप्लीकेशन अगर 6 शेयर के लिए एप्लीकेशन भर दिया है तो कितना पैसा आ जाएगा, 12। लेकिन मैंने अलॉटमेंट दिया 5 शेयर का, कंपनी ने अलॉटमेंट दिया 5 शेयर का, तो कंपनी को कितना रखना चाहिए था, उसका 10 रुपए रखना चाहिए था, 2 रुपए रिटर्न कर देना चाहिए था। लेकिन कंपनी बोल रही है नहीं हम तुम्हें रिटर्न नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा मुझे मिला है, कितने शेयर का एक्स्ट्रा रह गया, 1 इंटू 2 कैसे भी कर लो, ठीक है। मतलब कंपनी ने 12 रुपए ले लिया, लेकिन कंपनी अगर प्रोराटा नहीं करती तो अगर 5 ही अलॉटमेंट दे रही है तो शेयर होल्डर बोलेगा तो मेरा 1 शेयर का पैसा वापस कर दो, तो कंपनी उसे सीधा सीधा 2 रुपए वापस कर देगी। लेकिन कंपनी अगर उसे प्रोराटा दे रही है, प्रोराटा मतलब 6 शेयर के लिए अप्लाई करो तुम्हें 5 अलॉटमेंट मिलेगा, लेकिन तुम्हारा जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हम नेक्स्ट के साथ एडजस्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट ये जो 5 शेयर का जिसे अलॉटमेंट मिला है वो जब अलॉटमेंट का पैसा भरेगा, उसे कितना भरना है अलॉटमेंट का पैसा, उसे कितना अलॉटमेंट मिला है 5 शेयर का, तो 5 into 3 कितना हो जाएगा, 15 रुपीज का अलॉटमेंट भरना है। लेकिन वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा कंपनी को कितना पैसा दे के रखा है, 1 शेयर पे 2 रुपया। तो जब वो अलॉटमेंट भरेगा तो यहाँ से माइनस कर देंगे 2, यानी अलॉटमेंट का 13 रुपीज भरेगा, ओनली 13 रुपीज भरेगा। ये होता है प्रोराटा, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कॉल के साथ नेक्स्ट कॉल जो भी होगा, अलॉटमेंट हो कॉल हो, उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। अब जैसे मेरे यहाँ पर एडजस्ट होने के बाद भी ये जो होल्डर है, सपोज ये जो होल्डर है, इसे कितना पैसा और देना पड़ेगा, 13 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है, या तो हो सकता है कि उसे डिफरेंस
उसके बाद भी रह जा रहा है तो पे करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा भी कैलकुलेशन अगर हो कि पूरा 16 रुपीज यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा लेके रखे और उसका 15 हो रहा है अलॉटमेंट में, तो जो 1 रुपया बचेगा वो कॉल के साथ एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद भी कुछ बचेगा सरप्लस तो वो रिटर्न करना पड़ेगा। यही होता है प्रोराटा अलॉटमेंट। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, अगर रिजेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन तो क्या एंट्री होगा, अगर पैसा ले रहे हैं तो क्या एंट्री होता है एप्लीकेशन, ये देखो पैसा लेने से होता है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। लेकिन जब रिटर्न रिफंड मतलब दो होता है ना प्रोसेस, या तो रिफंड कर दो या तो प्रोराटा, तो रिफंड या रिजेक्टेड जो भी बोलो, उसमें क्या होगा उल्टा, इसका जो है रिवर्स एंट्री डालो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जब प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग के पास आ जा रहा है उसे हम लोग को रिफंड नहीं करना है। अगर रिफंड करते हैं तो क्या एंट्री होता है, रिफंड करते हैं तो रिवर्स एंट्री डालेंगे शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन का पैसा रिवर्स तो कर रहे हैं बट हम लोग पे नहीं करेंगे, पे करेंगे तो ही टू बैंक होता है, पे नहीं करके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे तो टू शेयर अलॉटमेंट। इस तरह से एंट्री समझोगे तो आई होप कि प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह से एंट्री को समझो तो आराम से एंट्री कर पाओगे, क्योंकि कंपनी अकाउंट फुल्ली एंट्री बेस्ड है। अब ये आ गया प्रोराटा का सम्स। तो देखो क्या दिया है इसमें, हम क्वेश्चन पूछेंगे तो तुम लोग ध्यान से पढ़ो। हम पूछेंगे कितना एक्स्ट्रा मिला क्या मिला नहीं, ठीक है, तो तुम लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। JHP Limited is a company with an authorized share capital. Authorized share capital जो है वो इक्विटी शेयर 10 ईच करके है। तो authorized share capital मतलब जिससे ज्यादा कैपिटल कंपनी मार्केट से रेज नहीं करवा सकती है, और शेयर का वैल्यू कितना है 10, ऑफ विच 6 लाख शेयर्स बीन इशूड एंड फुल्ली पेड ऑन 30th जून। इसमें से अब बताओ कितना शेयर है, 10 लाख तो इसका कैपिटल है, तो बताओ टोटल शेयर कितना हो जाएगा। अगर ये 10 लाख है मतलब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, और अगर शेयर का जो स्मॉल पार्ट है वो एक एक शेयर का वैल्यू अगर 10 रुपीज से किया गया है तो कितना सारा शेयर इशू करने का ऑथोरिटी है बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स बताओ। ये तो दोनों ही रुपीज है, नंबर ऑफ शेयर बताओ। बताओ। मैम 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख होगा ना, 1 लाख शेयर 10 रुपीज करके होगा तभी ना 10 लाख होगा। अच्छा, अब इसमें से 6 लाख शेयर्स ऑलरेडी इशू एंड फुल्ली पेड हो चुका है, मतलब 6 लाख शेयर इशू भी कर दिए, फुल्ली पेड भी हो चुका है 30 जून 2016 को। उसके बाद कंपनी ने फिर से क्या किया है, कंपनी प्रोपोज टू मेक ए फर्दर इशू ऑफ 1 लाख, फिर 1 लाख का इशू किया गया है, वो भी ₹10 एट ए प्राइस ऑफ 14 ईच, मतलब प्रीमियम में है। 10 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 करके था लेकिन उसे 14 ईच में इशू किया गया है। द अरेंजमेंट्स फॉर पेमेंट बीइंग, क्या क्या है अरेंजमेंट देखो, 2 शेयर्स पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन में कितना देना है 2, और इसका डेट है 1 जुलाई। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10 जुलाई 2016 एंड ए फर्दर 5, इसके बाद अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग द प्रीमियम। तो बताओ ये अगर 5 है तो प्रीमियम और एप्लीकेशन का अलग अलग पार्ट बताओ कितना होगा, यहाँ तो बता के रखा है, यहाँ तो डायरेक्टली बता के रखा है, सोचो और बताओ कितना प्रीमियम में जाएगा और कितना कैपिटल में जाएगा। ₹10 का शेयर 14 में बिक रहा है तो एक्स्ट्रा कितने में बिक रहा है? मैम 4 प्रीमियम में 4 जाएगा और प्रीमियम 1 अलॉटमेंट में। तो हाँ कैपिटल में कितना जाएगा 1, दोनों मिला के कितना हो गया 5, दोनों मिला के हो जाएगा 5। उसके बाद द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस, तो बताओ फाइनल कॉल कितने का, टोटल शेयर का वैल्यू कितना है 14 रुपीज, 4 हो जाएगा ना, सॉरी 7 हो जाएगा। हाँ फाइनल कॉल 7 हो जाएगा, फाइनल कॉल क्योंकि 5 + 2 7, 7 + 7 कितना हो गया 14। एप्लीकेशन पे 2 रुपीज मांगा गया है, अलॉटमेंट में 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम पे, प्रीमियम कितना है यहाँ साफ साफ दिख रहा है ₹10 का
अगर शेयर 14 बिक रहा है तो 4 रुपए का प्रीमियम हो गया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फिर कितना बैलेंस टोटल अगर 14 है इंक्लूडिंग प्रीमियम है ना 14, तो 2 + 5 और यहाँ पर बैलेंस माइनस करोगे तो पता चल जाएगा 7 रुपीज है। अब देखो क्या बोल रहा है, एप्लीकेशंस वेयर रिसिप्ट फॉर 3,55,000 शेयर्स। एप्लीकेशन जो है वो रिसीव किया गया है 3,55,000 शेयर्स पे, लेकिन कितना शेयर पे रिसीव होना चाहिए था? बताओ। अरे 1 लाख शेयर ही तो इशू किए थे, तो लेकिन उसके बदले कितने एप्लीकेशन मिल चुका है? 3,55,000, ये तो पता है। 6 लाख के लिए तुम लोग को कुछ नहीं करना है, बिकॉज 6 लाख का जो है उसका एंट्री वगैरह हो चुका है। उसके बाद कंपनी फर्दर मतलब फिर नेक्स्ट इशू हो रहा है 1 लाख का, लेकिन एप्लीकेंट्स जो है वो 3,55,000 का आ चुका है, मतलब प्रोराट मतलब एक्स्ट्रा हो गया ना, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब प्रोराटा करेगा कि ये लोग नहीं करेगा वो देखते हैं। Applications were received for 3,55,000 shares and were dealt with as follows। देखो क्या बोला है, applications for 5,000 shares received allotment in full। तो 5,000 के लिए अलग अलग अप्लाई का पोर्शन लगा है। देखो जो लोग 5,000 शेयर के लिए पहले जब अप्लाई हुआ था, 5,000 शेयर्स के लिए पहले अप्लाई आया था, मतलब पार्ट हुआ ना, आज 5,000 लोगों ने अप्लाई किया, फिर नेक्स्ट ऐसा इस तरह से जब 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया तो इन लोगों का अलॉटमेंट भी फुल हुआ। ठीक है, मतलब 5,000 शेयर के लिए तुम लोगों ने एप्लीकेशन भरा है, 5,000 शेयर के लिए ही अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है, तो फुल अलॉटमेंट। अच्छा, नेक्स्ट स्लॉट क्या था? 30,000। नेक्स्ट स्लॉट है 30,000 का। अब यहाँ पर क्या बोला है, 30,000 shares received an allotment of 1 share for every 2 applied for। 1 share for every 2 applied for, इसका मतलब ये होता है, मतलब बता देते तुम लोग, मुझे बताओ उसके बाद कैलकुलेशन। इसका मतलब होता है अगर 2 शेयर के लिए अप्लाई करोगे, अगर नंबर ऑफ शेयर्स 2 अप्लाइड फॉर, अगर 2 शेयर्स के लिए अप्लाइड करोगे तो 1 शेयर तुम लोग को अलॉटमेंट दिया जाएगा। ये देखो एप्लीकेंट्स मतलब जिन लोगों ने 30,000 शेयर के लिए मतलब 30,000 एप्लीकेंट्स जो है उन लोगों को किस तरह से अलॉटमेंट दिया जाएगा। अगर ये जो स्लॉट आया था उसका रूल्स ये है कि अगर तुम 2 शेयर के लिए अप्लाई करोगे तो तुम्हें 1 ही शेयर का अलॉटमेंट मिलेगा। तो बताओ 30,000 शेयर्स जो है जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन लोग का अलॉटमेंट कितना होगा, उसके बाद आगे का लाइन पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने बताया कि 2 शेयर के लिए अप्लाई करोगे तो 1 शेयर का अलॉटमेंट मिलेगा, तो 30,000 शेयर के लिए अगर अप्लाई हुआ है इस स्लॉट पे तो कितना अलॉटमेंट मिलेगा? 15,000। 15,000, क्योंकि 2 के लिए अगर 1 तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 1/2, 50% हो रहा है ना। 2 के लिए अप्लाई करोगे तो एक तो 50% यानी 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 30,000। तो अलॉटमेंट कितने शेयर पे मिलेगा? 15,000 शेयर पे मिलेगा। यानी इन लोगों से हम लोगों ने कितना शेयर का पैसा एक्स्ट्रा ले लिया है? अगर हम लोग उसे 30,000 का अलॉटमेंट देने ही नहीं वाले हैं तो मुझे कितना शेयर का पैसा एक्स्ट्रा मिला है? 15,000। 15,000, बिकॉज 30,000 माइनस क्या हो जाएगा 15,000, क्या बचेगा 15,000। अच्छे तरह से समझो कि यहाँ पर फुल अलॉटमेंट था, इन लोगों को बोला गया तुम लोग 5,000 के लिए अप्लाई हुआ है, फर्स्ट स्लॉट में 5,000 का ही अलॉटमेंट मिलेगा। यहाँ पर बोला गया 30,000 के लिए फॉर्म आ चुका है, एप्लीकेंट्स अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सबको अलॉटमेंट नहीं देने वाले, हम लोग सिर्फ अलॉटमेंट देंगे 50% लोगों को, हम लोग सिर्फ अलॉटमेंट देंगे 50% लोगों को ही अलॉटमेंट देंगे। तो 50% यानी कितना हो जाएगा 15,000। 15,000 के लिए अलॉटमेंट देंगे तो एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने ले लिया है, एक्स्ट्रा कितना पैसा हम लोग के पास है? 15,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा है। अब देखो यहाँ पर इन लोगों ने क्या बोला है, नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स। मतलब जो 15,000 एक्स्ट्रा शेयर हम लोगों ने अपने पास रखा है, मतलब शेयर रखा है मतलब क्या, शेयर का पैसा, क्योंकि पहले तो एप्लीकेशन का पैसा भरना पड़ता है ना, तो एप्लीकेशन का पैसा हम लोगों ने 15,000 शेयर पे एक्स्ट्रा रख के रखा है अपने पास, वो हम लोग रिफंड नहीं करने वाले। और द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट का तुम लोग पैसा भरोगे तो हम उसे एडजस्ट कर देंगे, ये कंपनी ने बोला है। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो, एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4। फिर से देखो, ये लैंग्वेज तुम लोग को समझ में आना चाहिए, पढ़ के उसे समझना बहुत जरूरी है। ये अब हम नहीं बताएंगे, तुम लोग मुझे बताओ कितना अलॉटमेंट मिलेगा। ये जो स्लॉट है 3,20,000 का जो स्लॉट बना है, क्योंकि ये 355 इस तरह से, पहले 5,000 फिर 30,000, 35,000 फिर 3,20,000 मिला के 3,55,000, इस तरह से 3 पार्ट में शेयर का एप्लीकेशन आया था कंपनी के पास। और 3,20,000 शेयर्स जो है वो रिसीव हुआ था, लेकिन अलॉटमेंट दिया जाएगा 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड फॉर। बताओ कितना अलॉटमेंट होगा इसका? 80,000। 80,000 होगा। 80,000 इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो लैंग्वेज क्या बोला है, 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड, मतलब 4 के लिए अगर अप्लाई करोगे तो 1 का अलॉटमेंट मिलेगा, यानी 1/4। तो 1 के लिए करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। और टोटल है 3,20,000, तो 1/4 इंटू 3,20,000, इसका कैलकुलेशन करके देखोगे तो हो जाएगा 80,000, यानी अलॉटमेंट 80,000 का हो रहा है। तो एक्स्ट्रा कितना शेयर का पैसा हम लोग के पास है? 3,20,000 माइनस कितना करेंगे? 80,000, तो कितना आ रहा है? 2,40,000। 2,40,000, ये एक्स्ट्रा पैसा आ गया हम लोग के पास, मतलब एक्स्ट्रा इतने शेयर का पैसा हम लोगों के पास है। अब इसका क्या करने वाली है कंपनी? द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी, जितना अलॉटमेंट का होगा वो कंपनी रख रही है, और जो एक्स्ट्रा है वो कंपनी उसे रिटर्न करेगी, रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स, वापस कर देगी। और लास्ट क्या बोला है? द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड, फाइनल कॉल का पैसा मिला है, उसमें मतलब किसी ने कॉल इन एरियर वगैरह नहीं किया। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश आइटम्स इन द जर्नल ऑफ JHP लिमिटेड। तो ये हम लोग को बोल रहा है कि रिकॉर्ड करो तुम ट्रांजैक्शन को, यानी जर्नल एंट्री पास करवाना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एप्लीकेशन में कितना पैसा जाएगा, फिर हम ये प्रोराटा को समझाते हैं। एप्लीकेशन में कितना पैसा जाएगा, बिकॉज कितने एप्लीकेशंस का हम लोग को रिसीव हुआ है? 3,55,000, और एप्लीकेशन का जो अमाउंट था वो था शायद ₹2। तो बताओ कितना एप्लीकेशन का पैसा हम लोग के पास आया है? मैम 7,10,000। हाँ नॉर्मल ना, 3,55,000 नंबर ऑफ शेयर्स, और हर शेयर पे ₹2 करके मिला होगा, क्योंकि वही हम लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा सोच के रखा है। तो 7,10,000, तो एप्लीकेशन का इतना एप्लीकेशन जमा आया है, तो फिर ₹2 करके पर एप्लीकेशन पे आया होगा ना। तो ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना आ जाएगा? 7,10,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब जब ट्रांसफर हो रहा है तो किस तरह से होगा देखो, तो मुझे बताओ, जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग ये एंट्री करते हैं, ये तो हुआ बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। 7,10,000, 7,10,000 जब ट्रांसफर करेंगे तो हो जाता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और इसे ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बताओ कैपिटल में कितना जाएगा? एप्लीकेशन तो डेबिट हो जाएगा 7,10,000 से, क्योंकि ये तो नॉर्मल कैंसिलेशन एंट्री होता है लाइन बाय लाइन। तो 7,10,000 जो था उसे हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन कैपिटल में कितना जाएगा ये बताओ। कैपिटल में हमेशा उतना ही जाता है जितना हम लोग इशू करना चाह रहे थे। हम लोग कितना शेयर इशू करना चाह रहे थे? देखो फर्दर इशू बोल के यहाँ बता के रखा है, कितना शेयर इशू करना चाहते थे? 1,00,000। और 1,00,000 पे हम लोग को कितना मिलना चाहिए था? 1,00,000 इंटू 2, कितना पैसा मिलना चाहिए था? 2,00,000। हम लोग को कैपिटल में कितना सेंड करना चाहिए? 2,00,000, लेकिन हम लोग को तो ज्यादा ही मिल गया है ना। हम लोग को कितना मिला है? 7,10,000, तो कितना ज्यादा मिला है बताओ, माइनस करके बताओ कितना ज्यादा मिला है? 5,10,000। 5,10,000। ये देखो यहाँ पर थोड़ा एंट्री को एक बार चेक करो, देखो किस तरह से किया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3,55,000 इंटू 2, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,00,000। लेकिन बाकी ये कैसे आया, ये अब हम समझाएंगे कि किस तरह से प्रोराटा हम लोगों को करना है। तो उसके लिए देखो हम यहाँ पर समझाते हैं तुम लोगों को। सबसे पहले 3 स्लॉट में था, स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3, ठीक है। तो फर्स्ट स्लॉट में
5000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था फर्स्ट जब था, और इन लोगों को फुल अलॉटमेंट दिया गया। ये है फुल अलॉटमेंट, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि तुमने अगर इतने के लिए अप्लाई किया है तो इतना मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। तो 5000 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज हम लोग को जो एप्लीकेशन में मिला है, ये एकदम परफेक्ट है। जब अलॉटमेंट होगा फिर ये 5000 के लिए हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। इस केस में ना तो हम लोग के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, ना तो हम लोग को कुछ एडजस्ट करना है, ना तो हम लोग को कुछ रिफंड करना है, बिकॉज फुल अलॉटमेंट। सेकेंड जो स्लॉट था वो था 1/2 का अलॉटमेंट। 1/2 मतलब 50% अलॉटमेंट था, जितना अप्लाई करोगे उसका 50%। सेकेंड केस क्या था, अच्छे से समझो। 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया था। अप्लाई मतलब एप्लीकेशन मनी, यानी हम लोग को कितना रिसीव्ड हुआ, 60,000 हो चुका है रिसीव्ड, ये हम समझा रहे हैं लिख के, एज एप्लीकेशन मनी, ये रिसीव हो गया। अब कंपनी को लगा कि नहीं भाई, हम 30,000 लोगों को तो अलॉटमेंट एप्लीकेशन नहीं देंगे, हम सॉरी अलॉटमेंट नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 15,000 लोगों को अलॉटमेंट देंगे। ठीक है, तो 15,000 लोगों को अगर हम अलॉटमेंट देंगे तो मुझे कितना पैसा मुझे एज ए एप्लीकेशन मनी रखना चाहिए, 30,000, ये लिख रहा है, ये रिसीव एज एप्लीकेशन मनी। और इसके लिए हम लिख रहे हैं शुड बी रिमेन एज एप्लीकेशन मनी। अगर हम 15,000 ही अलॉटमेंट देंगे तो मुझे 15,000 इंटू 2 यानी 30,000 रुपीज ही एज ए एप्लीकेशन मनी खुद के पास रखना चाहिए। लेकिन कंपनी बोल रहा है कि हम जो एक्स्ट्रा पैसा है उससे रिफंड नहीं करेंगे, हम जब अलॉटमेंट आएगा तब एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना पैसा है कंपनी के पास, अब देखते हैं एक्सेस कितना है। एक्सेस कितना हो जाएगा, एक्सेस 15,000 ही होगा, बिकॉज 30,000 माइनस अगर 15,000 करोगे तो एक्स्ट्रा 15,000 शेयर का पैसा ही हमारे पास रह जाएगा जो हम लोग रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो एक्सेस कितना हो जाएगा, एक्सेस हो गया 30,000, जो रिफंड होना चाहिए था बट रिफंड नहीं करके कंपनी बोल रही है एडजस्ट हो जाएगा। एक्सेस 15,000 पे 2 रुपए करके 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा है। अब जब एडजस्ट होगा तो कैसे होगा, देखो जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा, कितने शेयर पे हम लोग अलॉटमेंट कर रहे हैं, 15,000 पे अलॉटमेंट दे रहे हैं, तो 15,000 इंटू, और अलॉटमेंट का पैसा था हम लोग का वहां पर दिया हुआ था 5 रुपीज करके इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलेगा, तो मैंने बोला जब बैंक डेबिट होगा तो ये नहीं देखना है प्रीमियम है कि कैपिटल है, तो कितना पैसा मिलना चाहिए, 75,000। तो अलॉटमेंट के टाइम पे 75,000 मिलना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने इस स्लॉट पे 30,000 एक्स्ट्रा लेके रखा है, तो जब हम लोग अलॉटमेंट मांगेंगे तो 75,000 पूरा नहीं मांग सकते, 75,000 माइनस 30,000 यानी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 45,000 ही मांग सकते हैं। तो जब ये स्लॉट के लिए अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा तो कंपनी कितना कॉल करेगी, 75,000 तो कंपनी को मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी पहले से ही 30,000 लेके रखी है एप्लीकेशन के टाइम पे, तो ओनली 15,000 कंपनी कॉल कर सकती है, ओनली 15,000 के लिए कंपनी उससे पैसा मांग सकती है ये वाले स्लॉट से। ठीक है, और सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट स्लॉट का भी करेंगे, तो ये यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट लॉट जो है उसमें था 3,20,000, इसका अलॉटमेंट क्या था, इसका अलॉटमेंट था 1/4, तो 3,20,000 शेयर पे पैसा मिला है एप्लीकेशन का, तो कितना होता है देखो, 3,20,000 इंटू 2 6,40,000। लेकिन कंपनी अलॉटमेंट कितना देगी, ये हो गया रिसीव्ड एज एप्लीकेशन, बट कितना शुड बी मतलब कितना होना चाहिए था। अगर हम लोग 80,000 लोगों को ही अलॉटमेंट देंगे तो 80,000 इंटू 2 यानी कितना हम लोग को मिलना चाहिए था, 80,000 इंटू 2 कितना होता है, 1,60,000, ये हम लोगों को रिसीव होना चाहिए था। तो एक्सेस हम लोगों का कितना रिसीव हुआ, एक्सेस कितना सारा शेयर है, 3,20,000 माइनस 80,000, तो एक्सेस 2,40,000 शेयर हो गया।
2,40,000 शेयर्स पे हम लोगों ने 2 रुपए करके कितना एक्स्ट्रा लेके रखा है जो हम लोग वापस नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने लेके रखा है 4,80,000। ठीक है, तो हम लोग के पास एक्स्ट्रा कितना है 4,80,000। और जब अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा मांगा जाएगा तो 80,000 लोगों को अगर अलॉटमेंट देना है तो 80,000 शेयर होल्डर्स के 5 रुपए करके कितना अलॉटमेंट मनी हम लोग कॉल करेंगे, 80,000 इंटू 5, 4 लाख। ठीक है, 4 लाख, 4 लाख अलॉटमेंट में मिलना चाहिए इस स्लॉट से। लेकिन हम लोगों को पहले से ही इस स्लॉट से एक्स्ट्रा जो पैसा है हम लोग के पास वो 4,80,000 है। तो लेकिन कंपनी को रिसीव होना चाहिए 4 लाख, तो 80,000 बच गया, एक्स्ट्रा है। तो ये 80,000 रुपीज कंपनी क्या करेगी, ये 80,000 रुपीज जो है कंपनी रिफंड कर देगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि कंपनी रिफंड करेगी। अगर रिफंड का बात नहीं बोलता तो ये एक्स्ट्रा जो बच जा रहा है वो एडजस्ट हो जाता है कॉल मनी के साथ। तो मुझे बताओ क्या इसमें तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये समझोगे तो बाकी प्रोराटा का सम्स कैसा भी हो तुम लोग कर पाओगे, ये मोटा मोटी स्टैंडर्ड है। तो मुझे बताओ कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हम फिर से बताएंगे। हेलो, बताओ। समझ गए मैम। समझ गए हो बाकी लोग? यस मैम, समझ गए। तो समझ गए हो तो एक काम करो, मुझे एक बार एंट्री तुम लोग लिख के बताओ, मतलब कॉपी में लिखो और मुझे बताओ कि अलॉटमेंट का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल का जो ट्रांसफर एंट्री वो क्या होगा। ये जो हम लोग कर रहे थे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो ट्रांसफर हो रहा था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना लिखे थे हम लोग, 7,10,000 था तो। हाँ मैम, 7,10,000 ही था। हाँ, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और कैपिटल में कितना जाने वाला था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2, इक्विटी शेयर कैपिटल वो तो 1 लाख इंटू 2 कितना होने वाला था, 2 लाख। ठीक है, और लेकिन हम लोग के पास कितना एक्स्ट्रा बच गया, 5,10,000। अब ये 5,10,000 का कितना अलॉटमेंट में जाएगा, मतलब अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा और कितना रिफंड हो जाएगा टू बैंक, जो रिफंड होगा। तो अभी इस तरह से अगर तुम लोग वर्किंग करोगे तो दिख रहा है कि पहला जो अलॉटमेंट है, पहला वाला जो केस है इसमें कोई भी पैसा एडजस्ट नहीं होने वाला था अलॉटमेंट के साथ। दूसरा वाला जो केस है उसमें कितना पैसा एडजस्ट होगा अलॉटमेंट का, ये बताओ। दूसरा वाला जो केस है उसमें कितना पैसा एडजस्टमेंट हो जाएगा अलॉटमेंट का। मैम 4,30,000। 4,30,000 और रिफंड कितना होगा, मैम 80,000। 80,000। रिफंड तो दिख ही रहा है यहाँ पर कितना हो जाएगा 80,000। इस केस में तो कुछ रिफंड नहीं हुआ, इस केस में क्या हुआ, हम लोगों ने 30,000 में से 15,000 का एप्लीकेशन मतलब अलॉटमेंट देने का सोचा, तो 15,000 एक्सेस पैसा हम लोग के पास यानी 30,000 बच गया था। अब जब अलॉटमेंट का टाइम आया तो अलॉटमेंट का कॉल हो रहा था 75 रुपीज, तो यहाँ पर कितना है जो अलॉटमेंट में हम लोग एडजस्ट करेंगे, 15,000। ठीक है, 15,000 और भी मांगना पड़ेगा जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा। और यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने 80,000 पे 2 रुपीज यानी 1,60,000 लेना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने 4,80,000 एक्स्ट्रा ले लिया है, जिसमें से अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी 80,000 जो है वो रिफंड हो रहा है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट में कितना हो जाएगा, ये वाले केस का 4 लाख, और इस केस का कितना हो रहा है देखो। इस केस का कितना हो रहा है, ये तो 30,000, 4,30,000।
तो हो जाएगा 7,10,000। ये देखो यहाँ पर हम फिर से एक बार समझा देते हैं। हम लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा को किस तरह से यूटिलाइज किया। एप्लीकेशन का पैसा जो था वो एक्स्ट्रा था, तो कैपिटल में जितना जाना चाहिए था दैट इज 1,00,000 इंटू 2 उतना चला गया। अलॉटमेंट में हम लोग कितना एडजस्ट करेंगे, जितना हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो केस था इसमें हम लोग को अलॉटमेंट में एक्सेस कितना पैसा था हम लोग के पास, 30,000। और रिफंड तो कुछ नहीं करना था ना यहाँ पर, क्योंकि देखो हम लोग के पास एक्सेस 30,000 है, जो हम लोग चाह रहे हैं कि इस स्लॉट के लोगों को हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। लेकिन अलॉटमेंट में कंपनी को तो चाहिए 75,000, तो फिर 30,000 ही हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस स्लॉट पे 30,000 एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग के पास कितना एक्सेस है, 4,80,000, लेकिन चाहिए कितना अलॉटमेंट के लिए, 4,00,000। तो फिर कितना एडजस्ट करेंगे, 4,00,000 ही करेंगे। और जो एक्स्ट्रा है उसे हम लोग क्या कर दिए, रिफंड कर दिए। अब अगर हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री पास करवाएंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री पास करवाएंगे तो क्या होगा। तो ये देखो ये था हम लोगों का प्रोराटा। अब अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे तो इस तरह से एंट्री करेंगे, कितने शेयर पे होगा, अब सारा कैलकुलेशन 1,00,000 पे होगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैपिटल में कितना चला जाएगा, 1 रुपीज, और प्रीमियम में कितना जाएगा, 4। इसी तरह से तो हम लोगों ने 5 कैलकुलेट किया था। तो ये देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ये कैपिटल जो है ये 1 रुपीज से हुआ है, और ये जो प्रीमियम है ये 4 रुपीज से हुआ है। 4 इंटू 1,00,000 और ये 1 इंटू 1,00,000 जितना होगा। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, यहाँ पर टोटल हो गया 5 इंटू 1,00,000। ये ड्यू एंट्री है, ठीक है। और जब रिसीव होगा तो 70,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिसिप्ट तो 5,00,000 होना चाहिए था, बैंक अकाउंट डेबिट तो 5,00,000 होना चाहिए, ड्यू तो 5,00,000 हुआ है, और कोई भी कॉल सीनेरियर नहीं किया, लेकिन हम लोगों को 70,000 ही मिला। ऐसा क्यों, ये बताओ। अरे कुछ तो बताओ, बाकी लोग कोई नहीं जवाब दे रहा है। कंपनी अकाउंट मैम से, हाँ बताओ। हमारे पास उसका 4,00,000 एप्लीकेशन का और 30,000 अलॉटमेंट का पहले से तो था ना। हाँ, क्योंकि पहले हम लोगों ने अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया था, इसीलिए मैंने ये देखो ये इसे रब नहीं किया। ये देखो पहले हम लोगों ने कितना एडजस्ट करके रखा है, ये देखो। ये देखो हम लोगों ने बोला है कि एप्लीकेशन के टाइम पे हम लोग अलॉटमेंट का कितना पैसा रख रहे हैं अपने पास, 4,30,000 रख रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों को अलॉटमेंट का कितना चाहिए, हम लोगों को अलॉटमेंट का ये चाहिए, ये 5,00,000 चाहिए। तो 5,00,000 में से अगर 4,30,000 पहले ही मिल चुका है तो अभी कितना देगा, 70,000 ही देगा। और भी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ये देखो इसमें तो एक्स्ट्रा हो गया था, कैसे हुआ, 5,000 जो है इन लोगों से अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, क्योंकि इन लोगों से पहले नहीं मिला। इस तरह से भी समझ सकते हो, ये पूरा लॉजिक है, जितना अच्छे तरह से समझोगे उतना अच्छा। इन लोगों से अलॉटमेंट का मिलेगा 5,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25,000। और यहाँ पर देखो यहाँ पर 30,000 एक्सेस था, जबकि हम लोग को 75,000 चाहिए था, और हम लोगों का कितना कम हो गया था, 15,000। तो ये लो ये 15,000 को ऐड कर दो, तो 25,000 प्लस 15,000 कितना हो जाएगा, कितना हुआ, 40,000 हुआ। और एक मिनट, ये 4 करके नहीं, ये 5 करके था। ये हो गया 5,000 इंटू 5, 25,000। और यहाँ पर हम लोग मांगेंगे अलॉटमेंट का हो जाएगा 75। ये माइनस गलत हुआ है, ये माइनस गलत हुआ है। 75,000 हम लोग को चाहिए था, 30,000 एडजस्टेड है। 75,000 माइनस 30,000 करो कितना होता है, ये मैंने 15 लिख दिया, ये 45 होगा ना। तो 45 ऐड करो, 45,000 प्लस 25,000 कितना होता है, देखो 70,000 ही होगा। मतलब बात को समझो फिर से, तीन तरह के लोग, मतलब जो स्लॉट है उससे हम लोग को अलॉटमेंट मिलेगा। ये 5,000 वाले से पूरा मिलेगा, 5,000 इंटू 5, 25,000। और जब यहाँ पर अलॉटमेंट देखोगे तो 15,000 शेयर जो है इस पे अलॉटमेंट मुझे मिलना चाहिए था 75,000 का, लेकिन मुझे 30,000 पहले से मैंने एक्स्ट्रा यहाँ ये देखो एडजस्ट करके रखा है। तो कितना मिलेगा अभी, 45,000। तो दोनों मिला के हो जाएगा 70,000। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है। हो सकता है जर्नल वाला है, लेकिन अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। और ऑब्वियसली पढ़ाई भी करना पड़ेगा। मुझे समझ में आ रहा है, एक दो जन को छोड़ के बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग।
तो जो भी हो अलॉटमेंट का पैसा यहाँ पर हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर फाइनल कॉल जो है, फाइनल कॉल नॉर्मल है, 1 लाख पे 7 रुपीज हम लोगों ने बैलेंस करके देखा ही था। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख। और जब रिसीव करेंगे ये ड्यू एंट्री, ठीक है, उसके बाद जब रिसीव किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पर एक कॉलम बनाया था जो मैंने सीखा है वही देखो यहाँ पर दिखा है। हम कॉलम भी समझा देते हैं एक बार अगर ऐसे समझना चाहते हो। पहले 5,000 अप्लाई हुआ था, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर, पहले 5,000, उसके बाद 30, उसके बाद 3,20,000। 5,000 को 5,000 अलॉटमेंट मिला, 30,000 वाले को 15,000 का अलॉटमेंट मिला, और 3,20,000 वाले को 80,000 का अलॉटमेंट मिला। ठीक है, तो ये देखो ये टोटल करके 3,55,000, ये टोटल करके 1 लाख, क्योंकि 1 लाख ही तो होना चाहिए अल्टीमेटली। अब जब अमाउंट रिसीव हुआ एप्लीकेशन पे, ये देखो 5,000 ने अप्लाई किया तो 5,000 इंटू 2, 30,000 ने अप्लाई किया तो 30,000 इंटू 2, 3,20,000 इंटू 2, 6,40,000। तो टोटल एप्लीकेशन मनी इतना। लेकिन कितना मिलना चाहिए? अगर हम अलॉटमेंट 5,000 को देंगे तो इतना ही मिलना चाहिए, 15,000 को देंगे तो इतना मिलना चाहिए, 80,000 को देंगे तो इतना मिलना चाहिए। तो कौन सा स्लॉट में पैसा एडजस्ट हो सकता है अलॉटमेंट में? इसमें 10,000 जो है हम लोगों ने एप्लीकेशन मनी लिया, और 10,000 का ही एप्लीकेशन मनी हम लोग को मिलना चाहिए, तो फिर नो एडजस्टमेंट। यहाँ पर हम लोगों ने 30,000 लोगों से एप्लीकेशन मनी 60,000 लेके रखा है, लेकिन 15,000 को अलॉटमेंट दिया, तो एक्स्ट्रा कितना पैसा लेके रखा है? 30,000। ये 3,20,000 वालों से 6,40,000 लेके रखा है, जबकि लेना चाहिए था 1,60,000। तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा? एडजस्ट कितना कर सकेंगे? 4 लाख। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये रिफंड जो हुआ है इसमें कोई रिफंड नहीं होगा, इसमें तो और भी ज्यादा चाहिए क्योंकि 75,000 का है। तो यहाँ पर इन लोगों ने देखो, इन लोगों ने लाइन बाय लाइन इस तरह से किया, मैंने यही चीज तुम लोगों को डायरेक्टली समझाया है। अब कॉल्सिन एरियर देखो, कॉल्सिन एरियर मतलब अगर कोई पैसा मांगने के बाद भी बाकी रखता है, कॉल्सिन एरियर होता है। और अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा, मतलब एक्स्ट्रा नहीं, मतलब अगर एप्लीकेशन के साथ ही मान लो बाकी जितना भी कॉल वगैरह सबका पैसा दे देता है, तो उसे कॉल्सिन एडवांस बोलते हैं। कॉल्सिन एरियर देखो, समटाइम्स शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स। अलॉटमेंट या कॉल में ही फेल हो सकता है, अगर कहीं पर बोला हुआ है एप्लीकेशन तो ये पॉसिबल है ही नहीं। द टोटल अनपेड अमाउंट ऑन वन और मोर इंस्टॉलमेंट इज नोन एज कॉल्सिन एरियर। और अनपेड कॉल, एक या उससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट में जब पैसा नहीं दिया जाता है उसे कॉल्सिन एरियर या फिर अनपेड कॉल बोला जाता है। सच अमाउंट रिप्रेजेंट द अनकलेक्टेड अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम शेयर होल्डर, हेंस इट इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल टू अराइव्ड एट पेड अप कैपिटल। ये कैसे पता चलेगा कि कितना हम लोगों का कॉल्सिन एरिया है, कितना हम लोगों ने कॉल किया? सपोज हम लोगों ने पूरा 10 कॉल कर लिया, लेकिन हम लोगों को क्या मिला है, कितना पेड अप हुआ है? सपोज सिर्फ 8 पेड अप हुआ है, तो 2 क्या हो गया? अनकॉल्ड। वही बता रहा है कि कॉल्ड अप से पेड अप माइनस करोगे तो अनकॉल्ड मिल जाएगा। और एंट्री क्या है? कॉल्सिन एरिया, क्योंकि एक लॉस है तो कॉल्सिन एरिया डेबिट अनपेड अमाउंट, दैट इज मेरे एग्जाम्पल पे 2। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया है मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 8। और ये जो है टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर कॉल, इसका मतलब है जो अमाउंट ड्यू होगा उसके ऊपर है। अगर कोई अमाउंट उसके बाद भी ड्यू रह रहा है, कॉल्सिन एरिया डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन सा वाला अमाउंट ड्यू है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये मेरे यहाँ पर 10/8 से नहीं होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर ये माना जा रहा है कि बाद में भी और बहुत सारा ड्यू है। और कॉल्स इन एडवांस मतलब देखो पैसा मिला तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट करेंगे लाइबिलिटी, तो बैंक टू कॉल्स इन एडवांस, और जब पैसा देने का टाइम आएगा तो वो कॉल्स इन एडवांस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पर अगर देखोगे तो समझ जाओगे। ये देखो, श्रेयस लिमिटेड डिड नॉट रिसीव द फर्स्ट कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर। श्रेयस लिमिटेड जो है उन लोगों को 10,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, जो ड्यू हुआ था 1/7/2016, और ये पैसा रिसीव हुआ है 1/4 को। तो 1/7/2016 में जब पैसा नहीं मिला तो एंट्री क्या होगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कौन से वाले कॉल पे नहीं मिला? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 30,000। ये देखो अमाउंट हो गया 30,000। 1/7 पे देखो इन लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 30,000 30,000। और जब पैसा मिल जाएगा तो पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे? पैसा मिलने से डेट जो है वो डेट लगा देंगे यहाँ पर। 1/4 को पैसा मिल गया तो बैंक क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। नॉर्मली क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल होता है, लेकिन वो तो कॉल्स इन एरियर पे असाइन हो गया है तो उसे कैंसिल करेंगे क्योंकि पैसा मिल चुका है। तो कॉल्स इन एरियर क्रेडिट हो जाएगा 30,000
30,000, बस सिंपल। कॉल सीनियर को डेबिट करो और जिस कॉल के लिए पैसा नहीं मिला उसे क्रेडिट कर दो। अब इंटरेस्ट देखो, यहाँ पर इंटरेस्ट बताए कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस पे क्या इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर ये जो है ये डिफरेंस हम बता देते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, अगर कोई पैसा देने में देरी करता है तो कंपनी उससे इंटरेस्ट ले सकती है। और इसमें बताया है कि ये कौन किसको पे करेगा, कॉल्स इन एरियर कौन करेगा, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर जो है वो कंपनी को पे करेगा। और कॉल्स इन एडवांस कौन पे करेगा, एडवांस कौन कर रहा है, शेयर होल्डर। तो कंपनी शेयर होल्डर को कॉल्स इन एडवांस में इंटरेस्ट पे करेगी। तो एक कॉल्स इन एरियर में कौन करेगा, शेयर होल्डर कंपनी को पे करेगा, और कॉल्स इन एडवांस में कंपनी शेयर होल्डर को पे करेगा। इसका रेट कितना है, 10%, इसका है 12%। ये टेबल एफ में लिखा हुआ है, ये भी टेबल एफ में लिखा हुआ है। ये मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड है 10 एंड 12। पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉल इन एरियर मतलब जब तुमसे पैसा मांगे, सपोज मैंने पैसा मांगा, आज का डेट जो है ले लेते 23/7, आज पैसा मांगा, लेकिन तुमने दिया 23/8 को, आफ्टर 1 मंथ दिया, तो ये 1 मंथ के ऊपर पूरा इंटरेस्ट भरो, मतलब इसके लिए बोल रहे कॉल इन एरियर के लिए। और कॉल इन एडवांस के लिए क्या हो सकता है, मैंने पैसा मांगा था 23/8 के लिए, मतलब मुझे मांगना था लेकिन 23/7 में ही मुझे पैसा मिल गया, ठीक है, तो फिर वो भी 1 मंथ। तो इसी तरह से टाइम पीरियड हम लोग चेक करेंगे। तो टाइम पीरियड क्या हुआ देखो, फ्रॉम द डेट कॉल मनी वॉज ड्यू टू द डेट कॉल मनी इज फाइनली रिसीव। मैंने आज मांगा था, आज से ड्यू मतलब ड्यू होना स्टार्ट हुआ, आज पैसा देना चाहिए था, दिया गया 1 महीने बाद। उसी तरह से यहाँ पर फ्रॉम द डेट मनी वॉज रिसीव टू द डे कॉल वॉज फाइनली मेड ड्यू। और यहाँ पर देखो डायरेक्टर अगर कभी कभी चाहे तो इंटरेस्ट नहीं भी मांग सकता, वेव ऑफ मतलब छोड़ सकता है, मतलब छोड़ देना, जाओ छोड़ दिए तुमको। और शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी डिविडेंड ऑन द कॉल्स इन एडवांस। लेकिन कॉल्स इन एडवांस मतलब तुमने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है तो तुम्हारा कैपिटल ज्यादा हो गया है जितना नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उस पर डिविडेंड मिलेगा। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है और क्रेडिटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज एन इनकम, क्योंकि कंपनी के लिए इंटरेस्ट मिलना एक इनकम हो जाएगा। और एडवांस जो है ये भी नॉमिनल अकाउंट ही हो जाएगा, ये एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए कि उसने पैसा पहले से ही एडवांस ले लिया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है शेयर होल्डर को। अब यहाँ पर कुछ एंट्रीज वगैरह दिया है, देखो एंट्रीज में क्या दिया है, फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट जब मतलब पैसा मिलेगा कॉल्स इन एरियर पे तो क्या होगा, शेयर होल्डर इसको डेबिट करेंगे, मतलब डेटर बनाएंगे, इससे पैसा मिलेगा। जैसे क्रेडिट सेल का एंट्री होता है, डेटर टू क्या होता है, सेल। उसी तरह से देखो डेटर के जगह कौन है, शेयर होल्डर, और सेल नहीं किए, किस चीज का पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट, कॉल्स इन एरियर पे। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब पैसा मिल गया तो क्या करते हो, कैश टू डेटर करते हो, उसी तरह से बैंक टू क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर। कॉल्स इन एडवांस जब इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, जैसे क्रेडिटर बनाते हो तो उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ये लॉस है या फिर एक्सपेंस है, टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा। जैसे परचेज टू क्रेडिटर करते हो और जब पेमेंट करोगे तो क्या करोगे, क्रेडिटर टू बैंक, उसी तरह से शेयर होल्डर टू बैंक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, रश्मि लिमिटेड इशूड एट पार 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। किस तरह से पे करना है, 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल। तो फटाफट बता दो बैलेंस कितना होगा, 2.50 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट में हो जाएगा 3 और फर्स्ट कॉल में हो जाएगा 2 और बैलेंस कितना होगा बताओ फिर, अगर 10 रुपीज है टोटल 10, 2.5 हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। ऑल द शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। तो ये जो मिस्टर नायर है जिसके पास 10,000 शेयर है, ये है मिस्टर नायर, ठीक है, और इसके पास है 10,000 शेयर्स। और इसने क्या किया है, इसने फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन का दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, फर्स्ट कॉल के साथ बाकी जो पैसा बाकी था वो भी दे दिया, यानी 2.5 दे दिया, 2.5 पर शेयर, यानी 10,000 इंटू 2.5, क्योंकि यही बताया है कि जब फर्स्ट कॉल पे किया तो बाकी और जितना भी था, और तो कुछ नहीं, ओनली बैलेंस वाला जो है वो पैसा भी इसने पे कर दिया, तो इसे मिलेगा इंटरेस्ट क्योंकि इसने पहले ही पैसा दे दिया। और आगे देखते हैं, द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज फुल्ली पेड एक्सेप्ट ए शेयर होल्डर हैविंग
1000 shares who paid is due after 2 months along with interest on call scenario. अब इसका मतलब क्या है, फाइनल कॉल मतलब ये फाइनल कॉल माना जाएगा, बैलेंस फाइनल कॉल का पैसा 3 महीने बाद मांगना था, ठीक है। इसका मतलब इसको कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। और फर्स्ट कॉल के बाद थ्री मंथ्स, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के अंदर गैप है 3 मंथ्स का, तो जिसने 3 मंथ्स पहले दिया उसे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन एक जन ऐसा है, क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट ए शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितना शेयर है, नाम नहीं बताया, जिसके पास है 1000 शेयर्स, हु पेड हिज ड्यू अमाउंट आफ्टर 2 मंथ्स अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियो। लेकिन उसने जब देना था, मतलब फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद फाइनल कॉल देना था, लेकिन उसने उसके भी 2 महीने बाद फाइनल कॉल दिया है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा कॉल सिनेरियर के लिए। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर नायर, गिव जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री पास करवाना है। तो इसका मतलब इसने कितना शेयर पे कॉल्सिन एरियर किया था, 2.5, तो इसने 2500 रुपए पे कॉल्सिन एरियर किया था, इसने 2 महीना डिले किया, इसने 3 महीना एडवांस किया। तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, अभी मैंने रेट बताया था दोनों का, एक 10 और एक 12, इंटरेस्ट बताओ, एक 10 था एक 12 था, 10% 12%। पच्चीस हजार इंटू, जब कंपनी पे करती है तो ज्यादा, इंटू 12% इंटू 3/12, इसने 3 महीने पहले ही तो दे दिया, क्योंकि फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद देना था, इसने फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, तो 3 मंथ्स पहले दे दिया। वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है। तो इंटू 3/12 यानी हो गया 750, 750 हो गया। और इस केस में देखो इसने क्या किया, 3 महीने बाद देना था, इसने दिया और भी 2 महीने बाद, यानी डिले 2 महीने का किया। तो 1000 इंटू 2.5, 2500 इंटू ये हो जाएगा 2/12 इंटू 10%, तो ये हो जाएगा 41.6, ये हो गया इंटू 10%। ये रेट है टेबल एफ से मिला, हम लोग को याद रखना पड़ेगा, 2/12, तो ये हो जाएगा 41.66, ठीक है। अब देखो एंट्री, यहाँ पर सारा किया हुआ है, बता देते हैं। ये देखो क्या हुआ है, पहले हम लोग को पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का कितना मिलेगा 2.5, कितने सारे शेयर पे 1 लाख पे, तो 1 लाख इंटू 2.5, 2,50,000। और फिर ये पैसा हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, तो ये देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अलॉटमेंट में कितना मिलना चाहिए, 1 लाख इंटू 3 लाख, तो पहले ड्यू करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जब पैसा मिलेगा तो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट में किसी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया। उसके बाद फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का जब पैसा मिलेगा तब यहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल के साथ साथ मिस्टर नायर से फाइनल कॉल का भी पैसा फर्स्ट कॉल में ही रिसीव हुआ है, ये वाला चीज समझो। यहाँ पर फर्स्ट कॉल जब हम लोग पहले ड्यू करेंगे तो ड्यू कितना होना चाहिए, फर्स्ट कॉल का पैसा है हम लोगों का 2 रुपीज या फिर कितना करके है 2 रुपीज करके, तो बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख। लेकिन जब पैसा रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख टू कॉल्स इन एडवांस, ये कॉल्स इन एडवांस कहाँ से आ गया, मिस्टर नायर जिसके पास 10,000 शेयर था उसने फाइनल कॉल का भी अभी दे दिया, यानी 10,000 इंटू 2.5, तो कॉल्स इन एडवांस क्या है 25,000, यानी पैसा कितना मिला है 2 लाख प्लस ये 25,000, 2,25,000। और जब ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग फाइनल अकाउंट में जब हम लोग करेंगे तो किस तरह से ट्रांसफर करेंगे, ये देखो, ये तो पहले हम लोगों ने सोचा था 2 लाख मिलेगा, लेकिन मिला 2,25,000 और 25,000 था एडवांस, किस चीज का, फाइनल कॉल का। अब फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करेंगे तो फाइनल कॉल का क्या हो जाएगा 1 लाख इंटू 2.5, तो 1 लाख इंटू 2.5 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जब पैसा रिसीव हुआ तो क्या हुआ, देखो पैसा रिसीव का कैलकुलेशन देखो, एक जन ने दिया नहीं और एक जन ने पहले से ही दे के रखा था, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, जिसने नहीं दिया उसके लिए कॉल्स इन एरियर डेबिट, किसने नहीं दिया नाम नहीं बताया, लेकिन 1000 शेयर होल्डर था, 1000 इंटू 2.5, 2500 रुपया नहीं दिया। और कॉल्स इन एडवांस जो हम लोगों ने लाइबिलिटी बनाया था, अब रिसीव होना चाहिए था, तो हम लोगों ने तब बैंक के साथ उसे एंट्री कर दिया था और लाइबिलिटी दिखा दिया था, अब हम लोगों ने उसे क्या कर दिया, कैंसिल। इसका मतलब यहाँ पर कितना कैंसिल हो जाएगा 10,000 इंटू 2.5, 25,000 का कैंसिल हो गया। फाइनल कॉल में जाना कितना चाहिए 2 लाख, क्योंकि 1 लाख शेयर पे हम लोगों को सही सही अगर मिल जाता
2.5 करके 2.5 लाख, ठीक है, ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला और ये मिल गया, ठीक है, तो टोटल कितना होगा, तो देखो हम लोग को मिलना कितना चाहिए था, 2,50,000, ठीक है, इस तरह से करेंगे, 2,50,000 उससे माइनस कर देंगे 25,000, ये तो अभी नहीं मिलेगा, और कितना नहीं मिला, 2,500, तो 2 इस तरह से, ये देखो इस तरह से सोचेंगे, 2,50,000 मिलना चाहिए था, लेकिन 25,000 पहले से ही मिल चुका है तो नहीं मिलेगा, और 2,500 नहीं मिला, ये मिल चुका है तो नहीं मिलेगा, और ये मिला ही नहीं, तो कितना मिलेगा, माइनस करोगे तो 2,22,500। अब इंटरेस्ट भरना पड़ेगा दोनों को, मैंने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तुम लोग को दिखाया, एडवांस पे हो जाएगा कितना परसेंट करके, 12% करके, ये देखो कॉल्स इन एडवांस पे 12% करके किया हुआ है इंटरेस्ट, और इसने कितने महीने पहले दे दिया था, 3 महीना, तो 25,000 इंटू 12% इंटू 3/12, ये हो गया 750, और ये कैसा एंट्री होगा, पहले हम लोग ड्यू करेंगे इंटरेस्ट डेबिट टू शेयर होल्डर, और जब पे करेंगे शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कॉल्स इन एरियर पे हम लोग उससे इंटरेस्ट ले लेंगे जिसका नाम यहाँ पर नहीं बताया है, कॉल्स इन एरियर से कितना मिलेगा, ये देखो 41.67, कॉल्स इन एरियर हुआ है 2,500 इंटू कॉल्स इन एरियर पे 10%, और उसने 2 महीना डिले किया है 2/12, तो 2,500 इंटू 10% इंटू 2/12, 41.67। तो लास्ट में देखो यहाँ पर फाइनल कॉल का किस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे, फाइनल कॉल का एंट्री इस तरह से हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनियर टू शेयर होल्डर, जब फाइनल कॉल का पैसा रिसीव होने का टाइम आया तो कॉल सीनियर कितना हो गया, एक शेयर होल्डर है जिसने 1,000 शेयर पे कितना पैसा नहीं दिया है, 1,000 शेयर पे 2.5 करके इतना पैसा नहीं दिया है, और जब हम लोग रिसीव कर रहे हैं पैसा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो देखो शेयर होल्डर ये जो है ये इंटरेस्ट हम लोगों को मिलेगा, ये हम लोग ड्यू करके रख रहे हैं 41.67 का इंटरेस्ट मिलेगा, और हम लोगों को लास्ट में ये देखो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये देखो 2,500, ये है 2,500 बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में उसने पैसा दे दिया है, ये जो 1,000 शेयर होल्डर वाला था ना इसने अपना पैसा दे दिया है, तो इसको कितना देना पड़ेगा, 2,500 देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन था ये वाला, ये जो कैलकुलेशन था 2,500 इंटू 10% इंटू 2/12 इसने दे दिया है आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है, तो उसने कितना दिया होगा, 2,500 का अपना कॉल मनी दिया होगा जो कॉल सीनियर किया था फाइनल कॉल, प्लस उसके साथ इंटरेस्ट भरा, तो 2,500 प्लस इंटरेस्ट भर दिया उसने 6.67, तो 2,541.67, ये लास्ट में जो 1,000 शेयर वाला शेयर होल्डर था उससे हम लोगों को इतना पैसा मिल जाएगा। तो ये था कैलकुलेशन, इस तरह से करना है, और इसके बाद है फॉरफीचर जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, अगर नहीं पढ़ोगे तो कंपनी अकाउंट्स नहीं कर पाओगे, और ये जस्ट ओवरव्यू है, ठीक है, ये ओवरव्यू है, इससे इसमें लेकिन और भी थोड़ा टफ सम होगा, यहाँ पर एक जिस्ट करके सारा चीज दिया हुआ है, तो तुम लोग अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे, कंपनी अकाउंट्स हम वीक में 1 दिन करवा रहे हैं, तुम लोग 1 दिन करोगे तो नहीं कर पाओगे, हम 1 दिन करवाएंगे वो ठीक है, हम समझाएंगे तुम लोग समझोगे, लेकिन तुम लोग को पूरे वीक में उसे पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे, एकदम डायरेक्ट आज के दिन ही पढ़ के या फिर बिना पढ़ के सोचोगे तो कुछ भी आंसर नहीं कर पाओगे, कंपनी अकाउंट्स उतना इजी नहीं है।